दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों क्या 5G की वजह से ही देश में इतनी मौत हो रही है, इतनी जान जा रही है? जी हाँ, और इसको कोरोना नाम दिया गया है। जी तो चलिए इस धार्मिक बातों से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, 5G नेटवर्क को लेकर कई तरह की अफवाहें सुनने को मिल रही थी। इसी बीच एडीजी एलओ प्रसाद कुमार ने सभी जिलों के कैप्टन और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वे 5G नेटवर्क ट्रायल को लेकर किसी भी धार्मिक अफवाह फैलाने वालों को ढूंढा जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि ये अफवाहें सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही है। इसके अलावा कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है जो वायरल हो रही है। रिकॉर्डिंग की जांच करके पता लगा कि बनारस के कुछ युवकों ने बिहार के युवक को फोन किया था और कहा था कि 5G टावर की टेस्टिंग के दौरान उसके रेडिएशन से लोगों की मौत हो रही है, लोगों की जान जा रही है। जब पुलिस ने इस कॉल रिकॉर्डिंग को फर्जी और अफवाह बताया है। इसके बाद मुख्यालय ने ऐसी फर्जी बातें फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और कहा है कि ऐसी कोई भी तथ्य नहीं है जिससे 5G की वजह से कोई भी नुकसान पहुंचती हो। जी हां, और ये जो भी अफवाह फैलाई जा रही है ये बिल्कुल भी सरासर गलत भ्रामक बातें हैं। दोस्तों देश में चल रहे कोरोना हालातों को लेकर एआईएमआईएम सुप्रीमो और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख किया है। केंद्र सरकार को अब तक की सबसे अवैज्ञानिक सरकार कहते हुए ओवैसी ने कहा है कि पहले लहर के बाद सरकार ने जीत का ऐलान कर दिया और खुद से ही खुद को शाबाशी दे दी। उन्होंने कहा है कि अब दूसरे लहर के कहर को देखकर सरकार कुछ भी कहने से कतर रही है। उनके अपने वैज्ञानिक सलाहकार तीसरी लहर को लेकर असमंजस की स्थिति में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल टास्क फोर्स गठित करने को लेकर उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा है कि अगर दूसरी लहर के लिए सरकार तैयार रहती और उनका रवैया लापरवाही भरा नहीं होता तो इसकी जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह कदम दर्शाता है कि सरकार किस तरह संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता को खंडित करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों बिहार में लोगों से घर में रहने और फिर कोरोना से जारी जंग में सरकार का सहयोग करने की अपील की जा रही है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके बिहार की जनता से सरकार का साथ देने की बात कही है। यह सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम सब मिलकर ही कोरोना से जारी इस जंग को जीत पाएंगे। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस संकट काल में सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। कोरोना की पहली लहर के दौरान बिहार ने बहुत ही साहस के साथ ही लड़ाई लड़ी। कोरोना की दूसरी लहर में भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमें खुद को और अपनों को बचाना है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में सरकार का साथ देने की बात कही है। ये नीतीश कुमार ने कहा है कि आइए संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर इस जंग को जीतेंगे। ये सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इस आपदा की घड़ी में सभी जरूरी कदम सरकार उठा रही है। ये इस आपदा से निपटने में बेहद धैर्य, अनुशासन और हिम्मत के साथ काम करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, सफाई कर्मियों, प्रशासन और पुलिस सहित सभी कोरोना योद्धाओं का हम पूरे बिहार परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। इस आपदा में अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मानवता की सेवा कर रहे हैं। ये युवा साथी जनता की सेवा के लिए विशेष रूप से सक्रिय हैं और सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रयोग भी कर रहे हैं, ये जो सराहनीय कदम है। ये ऐसे सभी लोगों का भी हम बिहार परिवार की तरफ से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों जेल से रिहा होकर लगभग 3.5 साल बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजद नेताओं के सामने आए हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर राजद नेताओं से मिले, लेकिन उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर बड़ी बात कही। लालू प्रसाद यादव ने वर्चुअल मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के कारण लाखों लोगों की जान चली गई है। यह समय जनता की सेवा करने का है। रविवार को आरजेडी की वर्चुअल मीटिंग में नेताओं को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कोरोना काल में लाखों लोगों की जान चली गई है। ये चारों तरफ इसी को लेकर तबाही मची हुई है। ऐसे समय में आपका फर्ज बनता है कि अपने क्षेत्र में जाकर अपनी जनता की सेवा करें। यह सेवा के साथ साथ लोगों को जागरूक भी करें। मैं तो बीमार हूं, कहीं नहीं जा रहे, हम डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे हैं। इतना कहकर लालू प्रसाद यादव ने सबको नमस्कार कहा और अपना संबोधन खत्म किया। यह 1 मिनट तक मौन रखने के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नेताओं को संबोधित करना फिर शुरू किया और राजद नेताओं से कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव
औरत की तबीयत खराब हो गई है, जहां उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया है, जिसके कारण उन्हें थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही है। ऐसे में वे कुछ ही देर इस वर्चुअल मीटिंग को संबोधित किया। जहां आपको बता दूं कि तकरीबन 3 साल 5 महीने यानी कि 41 महीने बाद रविवार को लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में एंट्री किए हैं। दोस्तों, सीवान के पूर्व सांसद और आरजेडी के कद्दावर नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद हर रोज कई नेता उनके घर पर परिजनों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। जी हां, राजद के कई नेताओं ने शहाबुद्दीन के घर पर जाकर संतावना जताई है, लेकिन उन नेताओं से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के नहीं मिलने को लेकर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे थे। जहां शुक्रवार को भी जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव भी उनके घर पहुंचे और उनके बेटे ओसामा साहब से मुलाकात की। जहां शहाबुद्दीन की पत्नी उनसे भी नहीं मिली। जहां अब इसके पीछे का कारण सामने आ गया है। अब जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब लगभग 4 महीने तक किसी पुरुष से नहीं मिल सकेगी। यह जानकारी के अनुसार इस्लाम धर्म में पति की मौत के बाद इद्दत नाम की एक रस्म होती है, जिसके तहत दिवंगत की पत्नी करीब 4 महीने तक किसी अन्य पुरुष से मिलने पर पाबंदी होती है। इस्लाम धर्म में तलाक या पति के निधन के बाद इद्दत की रस्म होती है। इद्दत के दौरान औरत को खास निर्देश होता है कि वह अपने घर से बाहर ना जाए और वह 4 महीने 10 दिन अपने घर पर ही गुजारें। दोस्तों, कोरोना के इस काल में आम आदमी की आर्थिक स्थिति पर सीधे तौर पर असर पड़ा है। ऐसी स्थिति में गर्भवती होने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए जनवरी 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लाखों महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और इसका फायदा उठा रही है। दरअसल केंद्र सरकार इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए दे रही है। अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी हां, देश की महिलाओं और नवजात बच्चों के भविष्य को लेकर मोदी सरकार कई अहम कदम उठा रही है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रहे महिलाओं को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है सरकार की तरफ से। ये 3 अलग अलग किस्तों में दी जाती है। आपको बता दें कि 19 साल से पहले गर्भवती हुए महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप CSC काउंटर में जाएं और फिर वहां से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने मांग की है कि पूर्व मंत्री और सारण से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के प्रशिक्षण केंद्र में खड़ी एम्बुलेंस मामले में महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। यह पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान कौशल विकास के नाम पर हुए घोटाले की जांच कराने की ओर भी आकर्षित किया गया। यह पप्पू यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में राजीव प्रताप रूडी और उनके समर्थकों द्वारा धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत होगी तो हम ऑडियो को भी सार्वजनिक करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि अगर हमें मार देने से बिहार की जनता को एम्बुलेंस, दवाई और ऑक्सीजन आदि मिल जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं। राजीव प्रताप रूडी से मेरी कोई भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुझे धमकी दी और राजनीति का आरोप लगाया वे शर्मनाक है। महामारी जैसे हालात को इंगित करते हुए जाप प्रमुख पप्पू यादव ने सांसद मत के अनुपयोगी पड़ी एम्बुलेंस को लेकर जनतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिया है। यह एम्बुलेंस के अभाव में कोरोना मरीजों की दिक्कत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अमनोर में खड़ी एम्बुलेंस सरकारी संपत्ति है और सरकार को इसका उपयोग करना चाहिए। वहीं इसके जवाब में सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं। सारण में उनके माध्यम से कोरोना पीड़ितों को फ्री एम्बुलेंस सेवा दी जा रही है। कोरोना को लेकर चालक नहीं मिलने से कुछ एम्बुलेंस खड़ी है जिसे सियासी मोड़ देना जायज नहीं है। दोस्तों, उत्तर बिहार में मौसम में अचानक बदलाव की वजह से कई जिलों में आंधी पानी और ओलावृष्टि से भारी नुकसान की सूचना है। शिवहर, किशनगंज, पूर्णिया और समस्तीपुर में इसका खासा प्रभाव दिखा है। शिवहर में रविवार की अहले सुबह आई तेज आंधी पानी और फिर ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। जिले के 4 प्रखंडों में आंधी पानी का असर दिखा। कई इलाकों में पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं दर्जनों घरों की छप्पर और एस्बेस्टर उड़ गए। वहीं दर्जनों झोपड़ियां भी हवा की तेज झोंकों में गई। पेड़, छप्पर, एस्बेस्टस, पानी टंकी, दुकान के बोर्ड और सरकारी होर्डिंग भी हवा में उड़ गई। कई इलाकों की सड़कें और खेतें ओलों से पिट गई। इसके चलते लाखों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। किशनगंज जिला में रविवार की सुबह तेज आंधी के साथ हुई हल्की बारिश और फिर ओलावृष्टि से जहां एक और मौसम खुशगवार हो गया, वहीं दूसरी तरफ किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। तेज आंधी और ओलावृष्टि से किसानों के खेतों में सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि
झोपड़ियों को फाड़ कर प्रवेश कर गए। किशनगंज जिला में रविवार सुबह से बादल छाए रहे, जहां तेज आंधी के साथ ग्रामीण क्षेत्र में बारिश हुई। जब बिहार मौसम विज्ञान विभाग ने 12 मई तक के लिए राज्य के कई जिलों में बारिश, आंधी और फिर वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिहार मौसम विभाग के मुताबिक बिहार का मौसम बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, जिसको देखते हुए अरवल, जहानाबाद, गया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, किशनगंज, रोहतास, औरंगाबाद, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, बक्सर, जमुई, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जनपद के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। जी मौसम विभाग के अनुसार 12 मई तक इन जनपदों में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। जी वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। दोस्तों, बिहार सरकार लॉकडाउन में गरीब, वंचितों और प्रवासी मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है। इसमें उन्हें फ्री में भोजन दिया जाएगा। यह सरकार का यह प्रयास है कि लॉकडाउन के दौर में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, हर जरूरतमंद को खाना नसीब हो। इसका फायदा भी हो रहा है। सूबे के हर जिले में कम्युनिटी किचन में रोजाना कई लोग 2 वक्त का खाना खाकर संतुष्ट हैं। खगड़िया जिले के बापू मध्य विद्यालय में संचालित सामुदायिक किचन में लोगों को खाना दिया जा रहा है। वही दूसरी तरफ कटिहार जिले में कुल 18 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। ये बिहार सरकार के आपदा विभाग के निर्देश पर यह सेवाएं पूरी तरीके से बिहार में जारी है। दोस्तों, बिहार में बीजेपी के नेता के घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिला है। जी हां, बिहार के मधुबनी जिले में पुलिस ने चबच्चा चौक स्थित शकील अहमद के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। जी मौके पर पुलिस ने शकील अहमद को गिरफ्तार कर लिया। शकील अहमद भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री बताए जाते हैं। पुलिस ने उनके बेटे मोहम्मद आसिफ को पहले ही गिरफ्तार किया था। यह प्रभारी नगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री शकील अहमद के घर से 45 बोतल बियर और अंग्रेजी शराब तथा 60 बोतल नेपाली देसी शराब की बोतलें जब्त की गई है। यह उन्होंने बताया कि पहले शकील अहमद का पुत्र मोहम्मद आसिफ शराब बेचते हुए पकड़ा गया था। दोस्तों, बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। यह हालात पर काबू पाने के लिए बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। यह 15 मई तक बंदी से लागू कर दी गई है। बिहार में कल से ही 18 साल से 44 साल की उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। यह बिहार में कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। यह रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। मोदी ने बिहार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की स्थिति जानी है। इस दौरान उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी राज्य में संक्रमण के हालात का जायजा लिया। यह सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को कोरोना संक्रमण काल में केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। यह साथ ही कोरोना की चैन तोड़ने के लिए सख्ती से पेश आने के लिए कहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में हो रही वैक्सीनेशन की विषय पर भी नीतीश से जानकारी ली है। इस दौरान नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी है। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। ऐसे में बिना वजह बाहर निकालने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। नियम उल्लंघन पर दुकानदारों पर जुर्माना लगाने, शॉप सील करने और फिर गिरफ्तार भी की जा रही है। पटना में कल आधा शटर गिराकर सामान बेच रहे दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। और वहीं गोपालगंज में भी 3 दुकानें सील कर दी गई। राजधानी पटना में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। कल बोर्डिंग रोड पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने पर 8 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, यूपी में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले आज यानी कि 10 मई तक ये पाबंदियां लागू की गई थी, लेकिन अब इसको और भी बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए लगाया गया लॉकडाउन अब 1 हफ्ते के लिए और भी बढ़ा दिया गया है। यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में लागू लॉकडाउन की अवधि अगले सोमवार की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। यह दिल्ली मेट्रो का संचालन भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यानी कि मेट्रो भी नहीं चलेगी। यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में लोगों के कोरोना से संक्रमित पाए जाने की दर 26 अप्रैल को 35% थी, जो पिछले कुछ दिन में गिरकर 23% हो गई है।
दोस्तों एक बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में बड़ी कार्रवाई की गई है। सिविल सर्जन ने एक निजी हॉस्पिटल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह निजी अस्पताल मेडिका हॉस्पिटल है जो अहियारपुर में स्थित है। इस अस्पताल पर फर्जी आवश्यकता पैदा करते हुए यह इमरजेंसी दवा सरकार से हासिल करके महंगे दामों में बेचने का आरोप है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का एक वायल 40 से 8,000 तक में ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है, जहां और मजबूर लोग ऊंची कीमत खरीद रहे हैं, जबकि सरकार से यह दवा 1300 रुपए में मिल रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. चौधरी ने बताया कि मेडिकल हॉस्पिटल से शनिवार को एक मरीज का परिजन पर्ची लेकर यहां दवा लेने के लिए आया। यह दवा देने के पहले पर्ची और फिर मरीज से संबंधित पूछताछ की गई। सवाल पूछने पर सही जवाब नहीं मिला तो और आगे की जांच की गई। यह जांच में उजागर हुआ कि बगैर मरीज के ही फर्जी आवश्यकता पैदा करके दवा की मांग सदर अस्पताल से मांगी गई थी। उसके बाद सिविल सर्जन ने अहियारपुर थाना को इस हॉस्पिटल के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दोस्तों देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया है। जी अभी तक कई नेता इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठा चुके हैं। जी आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले प्रधानमंत्री आवास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जी उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि देश को पीएम आवास नहीं बल्कि सांस चाहिए। जी आपको बता दूं कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा एक हिस्सा दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जी हां इस हिस्से के तहत उपराष्ट्रपति भवन और पीएम आवास बनकर तैयार किए जाएंगे। मोदी सरकार के लिए यह प्रोजेक्ट कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोरोना के मामले में तेजी से होती वृद्धि के बावजूद इस परियोजना का काम नहीं रोका गया है। कई विपक्षी दल अब तक इस पर कड़ी आपत्ति जता चुके हैं। सीपीआई नेता सीतारमण येचुरी ने इस पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया था। जी हां और कहा था कि यह विचित्र है कि ऑक्सीजन और वैक्सीन के लिए कोई पैसा नहीं है। हमारे भाई बहन ऑक्सीजन और हॉस्पिटल के इंतजाम में मर रहे हैं। मोदी अपने अहंकार को पूरा करने के लिए लोगों का पैसा खर्च करेंगे। यह पूर्व बीजेपी सांसद और वर्तमान में टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा ने लिखा है कि लोग कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन पीएम की प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसमें हजारों करोड़ रुपए की लागत है। क्या वे पागल हैं? क्या हमें इसके बजाय अस्पताल का निर्माण नहीं करना चाहिए? यह पीएम के रूप में एक अहंकारी को चुनने की देश को कितनी अधिक कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र सरकार की इस परियोजना पर सवाल उठाए थे। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि टीकाकरण केंद्र पर टीका लेने वाले लोग संक्रमित ना हो, इसका ख्याल रखें। यह सभी का टीकाकरण सुरक्षित माहौल में कराया जाए। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले से अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में जो टीकाकरण किया जा रहा था, अब उसकी जगह सभी लोगों का टीकाकरण की व्यवस्था स्कूल या फिर कॉलेजों में करें। मुख्यमंत्री ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टीकाकरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पत्रकारों के टीकाकरण का उन केंद्रों पर अलग से प्रबंधन रखे। जय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि टीकाकरण वाले स्थानों पर शौचालय, पेयजल आदि सुविधाओं की समुचित व्यवस्था रखें। केंद्र पर सभी लोग कोरोना नियमों का पालन करें। जय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग टीके की उपलब्धता को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण कराएं। यह बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण का अभी दौर चल रहा है, इससे लोगों के बचाव को लेकर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों कोरोना काल में महंगाई एक बार फिर से 7वें आसमान पर है। इसमें भी रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल खाद्य तेल के भाव तो चढ़ते ही जा रहे हैं। यह न केवल सरसों के तेल बल्कि सोयाबीन, पाम ऑयल, राइस ऑयल, तिल का तेल, सनफ्लावर समेत सभी वेजिटेबल तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। ऐसे में देसी सरसों तेल भी पीछे नहीं है। खुदरा भाव की बात करें तो 150 से 170 रुपए प्रति लीटर से कम कोई भी खाद्य तेल नहीं है। घर की रसोई हो या फिर रेस्टोरेंट, ढाबा, खाना पकाने के लिए सबसे जरूरी खाद्य तेल की कीमतों में बेहताशा वृद्धि हो रही है। तेल की कीमतों में जिस तरीके से आग लगी हुई है, उससे सब्जियों और दाल में तड़का लगाने में महंगा साबित हो रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी है और चीन का भंडारण। चीन लगातार वेजिटेबल ऑयल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीद कर स्टोर कर रहे हैं। दिल्ली में जहां रोज 1500 टन की खपत है, तो भारत में पूरे साल में 200 लाख टन की खपत होती है। इसमें 150 लाख टन आयात किया जाता है, यानी कि भारत में खपत होने वाला खाद्य तेल 75%
60% विदेशों से आता है। यह पिछले 6 महीने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। मलेशिया, इंडोनेशिया से पामोलिव रिफाइंड आता है। यह अर्जेंटीना और अमेरिका से सोयाबीन का तेल आता है। वहां फसल खराब होने की वजह से भाव बढ़े हुए हैं। बाहर से आने वाले सब खाद्य तेलों के भाव तेज हैं, तो सरसों तेल में भी तेजी आना स्वाभाविक है। यह भारत के किसानों को सरसों के उपज का उचित दाम मिल पा रहा है। यह जून जुलाई में तेल के भाव कम होने की उम्मीद जगी है। दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की कोरोना काल में सक्रियता दूसरे नेताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जी हां, अब लोग अपने जनप्रतिनिधियों को खोजने में लगे हुए हैं। जी हां, उनके लापता होने के पोस्टर लगातार उनकी नींद उड़ा रहे हैं। जी हां, गया में इस संकट काल में सांसद और विधायक के गायब हो जाने पर लापता होने के पोस्टर चपसा किया गया है। जी हां, इसी तरीके से राघोपुर में तेजस्वी यादव के भी पोस्टर लगा दिए गए हैं। जाहिर है, जनता पप्पू यादव की तरह ही संकट की इस घड़ी में अपने जनप्रतिनिधियों को अपने बीच देखना चाहते हैं। जी हां, बिहार के गया जिले में सांसद विजय कुमार और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार के लापता होने के पोस्टर दीवारों पर चपसा किया गया है। जी हां, गया के लोगों का आरोप है कि आपदा के इस समय में सांसद और विधायक गायब हो जाते हैं। गया के पुलिस लाइन इलाके में सड़क किनारे दीवार पर गया के 2 नेताओं का कोरोना संकट के बीच लापता होने जाने का पर्चा कई सड़कों पर और जगहों पर चपसा किया गया है। जी हां, इसमें भी लिखा गया है कि इनका पता बताने वालों को उचित इनाम भी दिया जाएगा। इसी तरीके से राघोपुर में तेजस्वी यादव के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि जब से कोरोना आया है, एक बार भी उनके विधायक के क्षेत्र में नजर नहीं आए हैं। यह लोगों ने तेजस्वी यादव के पोस्टर हर गली मोहल्ले और फिर चौक चौराहों पर लगा दिया गया है। आपको बता दूं कि ऐसे पोस्टरों को देखकर लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा है। जी हां, वे सवाल कर रहे हैं कि चुनाव में कोरोना काल में भी उनके बीच पहुंचने वाले नेता इस बार क्यों उनके बीच नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, देश में हर रोज कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं। जी हर रोज मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। जी कोरोना की चपेट में आने वाले कई लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। इसी का एक उदाहरण दिल्ली से सामने आया है, जिसमें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके एक सीनियर डॉक्टर न केवल कोरोना से संक्रमित हुए बल्कि अब अपनी जान भी गंवा चुके हैं। यह देश में इस वक्त कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर है। ऐसे में यह केवल एक खबर ही नहीं बल्कि लोगों के लिए अलर्ट है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमें हर तरीके से सतर्क रहना होगा। यह दिल्ली के सरोज हॉस्पिटल में काम करने वाले 58 साल के डॉक्टर अनिल कुमार रावत की जान चली गई है। वे कोरोना से संक्रमित थे। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2 दिन पहले ही वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वेंटिलेटर पर शिफ्ट होने से पहले उन्होंने अपने सहकर्मियों से कहा था कि मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, मैंने वैक्सीन ले ली है, दोनों डोज ले ली है, मैं ठीक हो जाऊंगा। यह जानकारी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज उन्होंने मार्च की शुरुआत में ही ले ली थी। ऐसे में उन्हें पूरा भरोसा था कि इससे वे बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन वे ठीक नहीं हुए बल्कि वे दुनिया से अलविदा हो गए। दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। देश में बीते 2 हफ्तों से रोजाना 3, 4, 5 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। जियो कोरोना के कहर को कम करने के लिए देश के लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू है, फिर भी मामलों में कमी नहीं आ रही है। इस बीच रविवार को कोरोना के नए मामले एक बार फिर से 4 लाख के पार पहुंच गया। यह देश में ये 5वीं बार है जब एक दिन में 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। रविवार को भारत में कोरोना के 4.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए और इस दौरान करीब 4100 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे। ये जानकारी केडीबी लाइव को सूत्रों से मिली है। बीजेपी में कल से ही बैठकों का दौर जारी था। सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी आला कमान ने मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया था। दोनों नेताओं की कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। अब खबर आ रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ही असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। दोस्तों, बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के बीच इलाज के नाम पर मनमाना पैसा वसूल रहे लोगों पर लगाम कसने का मूड बना लिया है। यही वजह है कि सरकार आपदा की इस घड़ी में मनमानी कर रहे लोगों के खिलाफ लगातार आदेश जारी कर रही है। निजी एम्बुलेंस चालक और निजी अस्पताल प्रबंधकों की मनमानी पर ब्रेक लगाने के बाद अब सरकार सिटी स्कैन के लिए मनमाना पैसा वसूल रहे लैब टेक्नीशियन पर भी लगाम कसने की तैयारी में है। बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें सिटी स्कैन के फिक्स रेट का ऐलान किया गया है।
दोस्तों बिहार में पिछले 2 दिनों से जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव का ऑपरेशन एम्बुलेंस चल रहा है। पहले सारण जिले में बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के संसदीय मध्य से खरीदी गई एम्बुलेंस को छिपाकर रखने के मामले का उन्होंने खुलासा किया और अब उन्होंने दरभंगा जिले में इसी ऑपरेशन के तहत नया खुलासा किया है। पप्पू यादव की ट्वीट से एक बार फिर से बिहार की सियासत तेज हो गई है। पप्पू यादव ने डीएमसीएच दरभंगा के खेल मैदान बेंता ओपी के पास की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें कई एम्बुलेंस को खड़ा देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि ये सब हाईटेक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एक्स-रे जनरेटर युक्त एम्बुलेंस है। दरभंगा के एमपी रहे कीर्ति झा आजाद जी के संसद फंड से खरीदा गया था। हर एक पर लागत 32 लाख था। इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। बिना उपयोग के सालों से सर ने छोड़ दिया है। पप्पू यादव ने आगे लिखा है कि यहाँ जिम्मेदारी सरकार की है, जिला प्रशासन की है। तत्कालीन संसद ने जनहित में इतना बढ़िया एम्बुलेंस खरीदकर सौंप दिया। संचालन प्रशासन को करना था तो उसने सड़ने के लिए छोड़ दिया। बाकी अभी के सांसद तो कमाल के है ही। दोस्तों वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से एक तरफ जहां पूरा विश्व त्रहिमाम कर रहा है, वहीं ऑनलाइन ठग ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के नाम पर धड़ल्ले से कई लोगों से राशि की ठगी कर रहा है। जी पुलिस ने भनक लगते ही ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्य को गिरफ्तार किया और उसके पास से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। मामला शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाची और महानंदपुर गाँव का है, जहाँ कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने के नाम पर दर्जनों लोगों से ठगी करने वाले 5 शातिर साइबर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठग के पास से 7 मोबाइल, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक सहित अन्य कई आपत्तिजनक सामान को भी बरामद किया गया है। दोस्तों बिहार में कोरोना की दूसरी लहर से हाल बेहाल है। जी हालात यह है कि लोगों को ना तो अस्पतालों में बेड मिल रहा है और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर। इस वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बिहार की राजधानी पटना के कोविड केयर अस्पताल में बेड खाली है या नहीं, यह जानकारी लोगों के काफी अहम है। जी हाँ, पटना में 8 स्थानों पर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोविड हेल्थ सेंटर चलाए जा रहे हैं। इनमें 872 बेड है, जिसमें से 120 मरीज भर्ती है। सभी मरीजों में 752 बेड खाली पड़े हैं, जहां लोग अपने परिजनों को लेकर जा सकते हैं। जहां इन कोविड अस्पतालों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। यह पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि कोविड के हल्के और मध्यम लक्षण वाले सभी मरीज भर्ती हो सकते हैं। पटना के किस कोविड केयर सेंटर में कहां और कितनी जगह खाली है, इसकी जानकारी आप कोरोना के लिए बने कंट्रोल रूम से ले सकते हैं। इसके लिए आप आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिए गए सभी नंबरों में से किसी नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ आप 24 घंटे में कभी भी फोन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि अस्पताल में बेड खाली है या नहीं। दोस्तों बिहार में कोरोना के गंभीर प्रसार को देखते हुए पंचायत चुनाव का टलना तय हो गया है। जी पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले प्रक्रिया को खत्म करने के लिए अब तक चुनाव शुरू हो जाना चाहिए था। जी सरकार ने मान लिया है कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पंचायत जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होते ही सारी शक्तियां अधिकारियों को देने की तैयारी है। जी लेकिन बिहार की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई है। जी हाँ, भाकपा माले ने लगातार कई बार बयान जारी करके कहा है कि पंचायतों को नौकरशाहों के हवाले करने का फैसला स्वीकार नहीं होगा। यह भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव को 6 महीने तक टाल दिया जाना चाहिए। इसे नौकरशाही के हवाले कर देने की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माले नेताओं ने कहा है कि यह लोकतंत्र विरोधी कदम होगा। यह बिहार में पहले भी विशेष परिस्थितियों में पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाया जा चुका है। ऐसे भी इस संकट काल में जनप्रतिनिधियां ही आम लोगों के बीच सही तरीके से राहत अभियान चला सकते हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष तौर पर जनता से जुड़े होते हैं। दोस्तों बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और दवा की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी मरीजों को आईसीयू बेड नहीं मिल रहा है। इस बीच भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में बैठे एक बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। जी बेटे का कहना है कि यदि पापा को आईसीयू बेड मिल जाता तो उनकी जान बच जाती थी। जी बच सकती थी। कल उनका ऑक्सीजन 66 था, आज घटकर 40 हो गया। मैं बार बार फोन करता रहा लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला। जब मेरे पापा की जान बच सकती थी। मृतक की पहचान श्याम सुंदर के तौर पर हुई है। बेटे का कहना है कि पापा को 28 तारीख को भर्ती करवाना था लेकिन आईसीयू बेड नहीं मिला। इलाज के अभाव में उनकी जान चली गई। कोरोना की दूसरी लहर ग्रामीण इलाकों को भी अपनी चपेट में ले रही है। हालात भयानक हो गए हैं। बिहार के अलग अलग अस्पतालों से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर सामने आ रही है।
दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर देश के अलग अलग राज्यों से आए किसानों का आंदोलन पिछले 5 महीनों से जारी है। यह 26 नवंबर से शुरू हुआ यह आंदोलन कोरोना महामारी के बीच भी जारी है और सहयोग से किसान मोर्चा की तरफ से यह कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि महामारी का हवाला देकर केंद्र सरकार इस आंदोलन पर बंद नहीं करवा सकती है। जी हां, इस आंदोलन को बंद नहीं करवा सकती है। किसान सभी कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 मई को यानी कि जब इस आंदोलन के 6 महीने पूरे होंगे तब संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ा फैसला लेगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि किसान महीनों से अपने घरों से दूर बैठे हैं लेकिन सरकार बातचीत नहीं कर रही है। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा है कि 26 तारीख को 6 महीने पूरे हो जाएंगे आंदोलन को। हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से यही कहकर आए थे कि 6 महीने का राशन लेकर किसान दिल्ली की तरफ चले, लेकिन लगता है कि सरकार बातचीत नहीं करेगी तो फिर आगे का प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा। जी हां, राकेश टिकैत ने आगे कहा कि 26 तारीख के बाद में एक बड़ा निर्णय किसान संगठन लेगा और मोर्चे को आगे बढ़ाया जाएगा। राशन पानी फिर से लेकर आएंगे हम। जी हां, आपको बता दूं कि कृषि कानून पर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन उससे कोई भी हल नहीं निकलता है, यह नहीं निकला है। आखिरी बार दोनों पक्षों की बैठक जनवरी के अंतिम दिनों में हुई थी और तब से बातचीत अभी तक ठप है। दोस्तों, बिहार की जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एम्बुलेंस कांड का भंडाफोड़ दिया। जी हां, इसका वीडियो पप्पू यादव ने ट्वीट किया जो आपको कल भी केडीवी लाइव के माध्यम से बताया गया। यह वीडियो में दिख रहा है कि एक एम्बुलेंस पर बालू से भरी बोरियां लदी जा रही है। यह एम्बुलेंस पर सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का नाम लिखा हुआ है। यह सारण छपरा से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के अमनौर ऑफिस कैंपस में दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी थी, यह खड़ी मिली है। इसके बाद से पप्पू यादव और बीजेपी सांसद के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। इस मामले में पप्पू यादव के खिलाफ राजन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसी बीच पप्पू यादव ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए रूडी पर तंज कसा है। जब पूर्व सांसद पप्पू यादव ने वीडियो ट्वीट करके लिखा है कि एम्बुलेंस का राजीव प्रताप रूडी जी बालू ढोने में बहुत बेहतरीन उपयोग कर रहे थे। इसके लिए उनके पास ड्राइवर भी उपलब्ध था लेकिन बीमारी की मदद करने के लिए एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर नहीं था। इससे पहले राजीव प्रताप रूडी ने अपने कैंपस में खड़ी एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर न होने की बात कही थी। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने रविवार को बताया कि राज्य में कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार का अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लगातार बिहार को आवश्यक सामग्री और जीवन रक्षक दवाओं के अलावा ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। जब बीते दिनों बिहार को केंद्र सरकार से 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3,90,000 एंटीजन किट, 90 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर, 212 बाईपेप मशीन एसेसरीज के साथ एवं 7,409 रेमडेसिविर इंजेक्शन का अधिप्राप्त हुआ। यह मंगल पांडे ने बताया कि कोरोना काल में राज्यवासियों को बेहतर उपचार देने के लिए 3 महीने के लिए अस्थायी तौर पर 1,000 विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और लैब टेक्नीशियनों के अलावा अतिरिक्त मानव बल की नियुक्ति जिलों में शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।